चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे की। और उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है आज। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम तीरथ सिंह रावत मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपाय पर वो जानकारियां दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया उन्होंने उत्तराखंड को, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए और आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारियां हैं, उसकी जानकारी दी जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको दिल्ली आना था, प्रधानमंत्री से गृहमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात भी करनी थी, लेकिन वो संक्रमित भी हो गए थे और शिष्टाचार मुलाकात उनको करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने शिष्टाचार भेंट कर ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है, महासचिवों के साथ लगातार चर्चा चल रही थी और इसी बीच में सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा भी है और आज प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। औरैया में सपा नेता धर्मेंद्र यादव को गैंगस्टर मामले में इटावा जेल से जमानत मिलने के बाद उसके समर्थकों ने जुलूस निकाला। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जुलूस में तमाम लग्जरी कारें, गाड़ियों का जमावड़ा नजर आया। इस दौरान बहुत से समर्थकों के मुंह पर ना तो मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। दरअसल धर्मेंद्र यादव सपा के नेता हैं। वो सपा युवजन सभा का जिलाध्यक्ष है। उस पर हत्या समेत कई गंभीर केस हैं। सपा ने उसे जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी भी बनाया था। धर्मेंद्र यादव दिबियापुर थाना क्षेत्र से उस्मराना का रहने वाला है। वो गांव का प्रधान रह चुका है। चुनाव से पहले गैंगस्टर के तहत उसे जिला बदर तक घोषित किया गया था और इटावा जेल भेजा गया था। फिलहाल गैंगस्टर के मामले में जमानत मिलने पर आज इटावा जेल से बाहर आने के बाद उसके जुलूस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले 6 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी के बाद हंगामा हुआ था। अब इटावा के अधिकारियों को बताना होगा कि ये जुलूस निकला कैसे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़े, जबकि जो कोविड कर्फ्यू, जो वीकेंड कर्फ्यू वो उत्तराखंड में लागू है, उसके बाद भी इतनी भीड़ जुटी कैसे और इतने गंभीर अपराधी को कैसे वो बाहर खुले में घूम रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, एटा का रुख करते हैं, जहां पर अपनी 2 बहनों के साथ हो रही छेड़खानी की सूचना मिलने पर पहुंचे 3 भाइयों को दबंगों ने गोली मार दी। वारदात बागवाला इलाके के किलर मऊ और अचलपुर गांव के बीच में मौजूद बाग के पास अंजाम दी गई, जहां पर अपनी बहनों के साथ हो रहे छेड़खानी को रोकने पहुंचे 3 भाइयों पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से तीनों ही भाई सत्यवीर, पिंकू और शेषपाल बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं ज्यादा हालत खराब होने की वजह से शेषपाल को आगरा रेफर कर दिया गया है। अचलपुर के एक छोटा सा बाग था, वहाँ पर लकड़ी बीनने के लिए गई थी और जिसका बाग है, और जब लकड़ी बीन रही थी तो वहाँ उनके लड़के बाग में आ गए। उन्होंने से विरोध किया कि बिना हमारे पूछे लकड़ियाँ आप कैसे यहाँ से बीन रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसी बात पर लड़कियों में कहा सुनी हुई लड़कों ने जो है लड़कियों के साथ मारपीट कर दी और उनकी लकड़ियाँ वहीं फैला दी। सूचना पुलिस मौके पर जाकर के 3 लड़कों को जिला अस्पताल ले गई थी। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई, वो घर आ गए हैं और FIR दर्ज करते हुए, सोशल मीडिया धारा FIR दर्ज करते हुए अपने गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके कार्रवाई कर रही है। उधर बांदा जेल में बंद मऊ से बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार पर शिकंजा कसेगा। फर्जी कागजात के जरिए बाराबंकी में एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में मुख्तार अंसारी को बाराबंकी कोर्ट ने अब तलब किया है। इस मामले में 14 जून को मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। बाराबंकी के SP यमुना प्रसाद के मुताबिक मुख्तार को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट लाया जाएगा। आपको बता दें, मामले में आरोपी डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ राय पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि इस मामले में वांछित 3 आरोपियों आनंद यादव, मुजाहिद और शाहिद के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है।
में एक मुकदमा लिखा गया था 369/21 जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन से संबंधित था, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसके अन्य साथियों द्वारा फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे रजिस्ट्रेशन कराया गया था। उसमें कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए थे जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। उसमें एक अपराधी जो मुख्तार अंसारी है वो बांदा जेल में बंद है, जिसमें हमारी टीम ने 29/5/21 को वारंट भी तलब कराकर उसका बयान बांदा जेल में जाकर के लिया था। उसके बाद यहाँ पे माननीय न्यायालय द्वारा इसको 14/6/21 को तलब किया गया है। यहाँ से वारंट बना है इसका। 14/6/21 को कोशिश करेंगे कि यहाँ न्यायालय में ला करके इसका बयान कराया जाए। बरेली में गैंगरेप की बेहद घिनौनी वारदात सामने आई है। मामला इज्जत नगर इलाके के धीमरी गांव का है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली छात्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली थी। जानकारी के मुताबिक छात्रा का एक और दोस्त भी मौके पर मौजूद था। इन तीनों को धीमरी गांव के पास करीब आधा दर्जन हैवान युवकों ने रोक लिया और फिर इनकी पिटाई शुरू कर दी। वहीं इस दौरान लड़की के बॉयफ्रेंड को बेरहमी से पीटा गया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा का मेडिकल करवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें बनाई हैं। थाना इज्जत नगर पर एक बालिग युवती के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि 31 मई को उसके साथ 5 युवकों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा तत्काल ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो वादिनी है उसका मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ 164 CRPC के बयान की कार्रवाई भी की जा रही है और जो 5 नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और इसमें साक्ष्यों के आधार पर जो संपूर्ण कार्रवाई है उसको किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौर में गरीबी से जूझ रहे एक शख्स ने बड़े भाई के इलाज और अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अपने मासूम बच्चे का लाखों रुपए में सौदा कर डाला। मामला मीडिया की सुर्खियों में आया। बिजनौर पुलिस ने बच्चे को अपने पिता के पास वापस पहुंचा दिया है। बिजनौर के चंपा देवी इलाके में ये मनोज सैनी का मकान है। इसी मकान में मनोज सैनी अपने 3 बच्चों और बड़े भाई के साथ रहते हैं। 1 साल पहले मनोज सैनी की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। मकान की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाना आसान है कि परिवार की आर्थिक स्थिति इस समय कितनी कमजोर होगी। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी और उसकी वजह से चौपट हुए कारोबार से परिवार बुरी तरह से टूट चुका है। इधर मनोज के बड़े भाई प्रवीण पिछले 1 साल से गैंग्रीन जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमार प्रवीण की माने तो भाई का कारोबार खत्म होने की वजह से परिवार की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। इसलिए मनोज ने उनके इलाज और आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए पैसों के एवज में अपने बेटे को अपने दोस्त को गोद दे दिया। हमारा कोई रिश्तेदार है गाँव में, कह रहे हैं वो मोहल्ले से दूर बैठने लगे। बोला यार मेरा बच्चा नहीं है, लौंडा नहीं है, तू लौंडा हमें दे दे। तो उन्हें भाई मेरा इलाज भी हो जाएगा और अपना वो मेट्रो ले लगा, मैं चला जाएगा, मजदूरी हो जाएगी। जैसे ही पुलिस प्रशासन के अफसरों को मीडिया के जरिए इसकी सूचना मिली तो आनन फानन में बच्चे को पिता के पास वापस पहुंचा दिया गया। साथ ही बच्चे को गोद देने के एवज में मिले पैसों से खरीदी गई ई-रिक्शा भी जब्त कर ली गई। लेकिन पुलिस की माने तो बच्चा बेचने की बात बेबुनियाद है और बच्चे के पिता ने बच्चे को अपने दोस्त को गोद दे दिया था, जिसकी कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने अपने दोस्त विजय पाल को, जो नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने गोद में दिया था। गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। लोगों के ताना के डर से, सामाजिक प्रताड़ना देख करके उन्होंने बच्चे को वापस बुला लिया है। गोदनामे की जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक बच्चा उनके पास ही है। बच्चा खुश है। बच्चा बेचने की बात बेबुनियाद और गलत है। कहते हैं गरीबी इंसान से क्या खुश नहीं कराती है और कोरोना की महामारी ने तो लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। ऐसे में लोग गुजर बसर करने के लिए गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। लेकिन ऐसे ही संकट के समय धैर्य और नैतिक सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अनलॉक होने के साथ ही आगरा के लोग ताजमहल को खोलने की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने 15 जून तक स्मारकों को बंद रखने का फैसला किया है। ऐसे में 15 जून के बाद ताजमहल या फिर दूसरे स्मारक आम लोगों के लिए खोले जाएंगे या फिर नहीं, इसका फैसला केंद्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय करेगा। बहरहाल देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमती दिख नहीं रही
इस बीच में इस स्मारकों को खोलने की मांग भी अब तेजी से उठने लगी है। आगरा में ताजमहल बंद होने की वजह से पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में यहां कारोबारी ताजमहल को जल्द खोलने के साथ ही राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। जब से ताजमहल बंद किया गया तब से इससे जुड़े तमाम कारोबारी और लोग परेशान हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के कदरदान ये मांग कर रहे हैं कि ताजमहल को खोला जाए। एएसआई ने, भारत सरकार ने ताजमहल को 15 जून तक अभी बंद रखने का निर्णय दिया है। तमाम स्मारक भी 15 जून तक बंद हैं। लेकिन जिस तरह से अनलॉक में तमाम रियायतें स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई हैं, और ऐसे में आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री ये मांग कर रही है कि दुनिया में अगर हिंदुस्तान का कोई गेटवे है टूरिज्म का तो ताजमहल है, और उसको खोला जाए ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 5 लाख लोग जिनकी रोजी रोटी ताजमहल की वजह से चलती है, उनको 2 वक्त की रोजी रोटी मिल सके। ताजमहल से जुड़ी हुई जो तमाम होटल इंडस्ट्री है, एम्पोरियम से जुड़े हुए लोग हैं, जो पेठा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका जो धंधा है वो ट्रैक पर लौटे, और जो लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके घर में ठीक से चूल्हा जल सके। आगरा से उपाध्याय, एबीपी बंगाल। पर्यावरण दिवस पर कानपुर पुलिस की पहल काबिले गौर और काबिले तारीफ है। दरअसल यहां वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों का चालान काटने, डांट फटकार की बजाय उन्हें पौधे भेंट किए। साथ ही प्रेम और कोरोना से बचाव का संदेश भी दिया। कानपुर में इस तरह का नजारा कर्नलगंज, कोहना और ग्वालटोली समेत कई जगहों पर दिखा। यहां लॉकडाउन तोड़ने वालों का चालान कटाने और जुर्माने की रसीद की जगह पौधे भेंट किए गए। जागरूकता अभियान की अगुवाई कर रहे कर्नलगंज असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी ने यह एहसास करा दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा कितनी अहम है। ग्वालटोली थाना कर्नलगंज में प्रभारी क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के तौर पे हमारे तीनों थानों में पर्याप्त मात्रा में सभी जो प्रशिक्षुक बच्चे आए उनके द्वारा व आरक्षियों के द्वारा, मेरे द्वारा और निरीक्षक द्वारा पौधे लगाया जा रहा ताकि पर्यावरण के जो भी दूषित हवाएं चल रही उसको सुरक्षात्मक करने के लिए हम लोग अपना हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। थाना कोहना, थाना ग्वालटोली, थाना कर्नलगंज में प्रभारी क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के तौर पे हमारे तीनों थानों में पर्याप्त मात्रा में सभी जो प्रशिक्षुक बच्चे आए उनके द्वारा। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर एक खबर आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाने की। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं और एक एक करके नजर डालते हैं हर खबर। आगरा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। एडीजी जोन राजीव कृष्ण, आईजी रेंज नवीन अरोड़ा समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। ग्रेटर नोएडा के दादरी नगर में कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से आसपास अफरा तफरी मच गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग किस कारण लगी स्पष्ट नहीं। गाजियाबाद में जिलाधिकारी के पद पर आईएएस राकेश कुमार सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त के पद पर भी गाजियाबाद में वो पहले अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मेरठ में लिसाड़ी के थाना इलाके में सट्टेबाजियों को लेकर 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान दोनों ही पक्षों में हुई फायरिंग में एक सट्टेबाज गोली लगने की वजह से घायल हो गया। देर रात तक पुलिस ने मौके पर डेरा जमाए रखा और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने अलीगढ़ शराब कांड के 50,000 के इनामी मुख्य अभियुक्त ऋषि शर्मा पर कार्रवाई की है। ऋषि शर्मा ने अपने फार्म हाउस के अंदर सरकारी जमीन को भी घेर कर रखा हुआ था। टीम ने 4 दीवारी को ध्वस्त करते हुए सरकारी जमीन को मुक्त कराया। इटावा के पक्का बाग इलाके में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। हाथरस के सादाबाद कस्बे में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हमारे पास बड़ी खबर है और बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे दें। यूपी में खाली पड़े निगमों आयोगों के पदों को अब भरने की तैयारी है। संगठन महासचिव बीएल संतोष की बैठक का ही असर है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने इस पर चर्चा की।
और पदों के लिए पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के नामों पर चर्चा की गई और जल्द ही इन नामों की सूची सरकार को भेजी जाएगी। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में भी 5 जुलाई को सरकार को अपना पक्ष रखना है। ऐसे में इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि 5 जुलाई से पहले ही प्रदेश में सभी निगमों आयोगों के खाली पड़े पद भर दिए जाएंगे। वहीं पिथौरागढ़ में एनएचएम कर्मियों ने पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से मुलाकात की। इस दौरान चुफाल के साथ कर्मचारियों ने अपनी मांगों को साझा किया। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कोरोना काल में एनएचएम कर्मियों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा इन मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और साथ ही इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करवाएंगे। मैंने इनकी बातें सुनी थी और इसके लिए मैंने जो सचिव हैं हमारे अमीन नेगी जी स्वास्थ्य, उनसे भी टेलीफोन मुझसे वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो इस समय कहीं बिजी है। तो रात को उनसे रिप्लाई आएगा तो उनसे बात करूंगा कि इनकी जो समस्या है, जो ये लोगों की जो 5 सूत्री मांग है, तो इन सूत्री मांगों को लेकर उनके सामने अपना विचार रखेंगे और जो जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का निराकरण हो। कोटद्वार में लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि अस्पताल कॉलोनी के रास्ते का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा है। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों की मांग है कि कॉलोनी के रास्ते पर अस्पताल की आवाजाही बंद करवाई जाए। जांच पहले भी हुई थी, इसमें खासतौर से बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण और जांच बेसिकली कूड़े को इधर उधर फेंकने के संदर्भ में थी। उसमें एक बाकायदा जांच हुई थी। जांच के बाद अस्पताल को प्रॉपर डायरेक्शन भी गए थे और इसके बाद आज भी एक शिकायती पत्र स्थानीय कुछ निवासियों का रास्ते से संबंधित है, जिसको दोबारा से जांचा जाएगा और उसमें यदि कुछ जांच में आवश्यक लगेगा तो तदनुसार फिर निर्देशित किया जाएगा। उधर हरिद्वार के लक्सर में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की लाश उनके घर से बरामद हुई है। उनकी आंख पर चोट के निशान हैं और मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ है, जिससे आशंका है कि महिला की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कोई सोच सकता है कि बंजर भूमि में भी फूल खिल सकते हैं? सालों से वीरान पड़ी जमीन फूलों की खुशबू से महक सकती है, मगर पिथौरागढ़ में यह सब सच हुआ है। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। पिथौरागढ़ का मुंशियारी ट्यूलिप के फूलों की खुशबू से महक रहा है। पिछले कई सालों से बंजर पड़ी जमीन पर वन विभाग ने ट्यूलिप का गार्डन तैयार कर लिया है। करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर पंचाचूली की तलहटी पर सुंदर ट्यूलिप गार्डन तैयार करना चर्चा का विषय बना हुआ है। मेन उद्देश्य था कि वहाँ पर जो भूख शरण और जो वहाँ पे इरोजन की वजह से जो बहुत सारी रिल्स और गलीज बन गई थी, वहाँ पर जो बहुत सारी वीड्स का वहाँ पे इन्फेस्टेशन हो गया था और बहुत ज़्यादा जो साइट डिग्रेड हो गई थी, उसको किस तरीके से एक नैसर्गिक रूप में, प्राकृतिक रूप में उसको डेवलप किया जाए ताकि जैव विविधता संरक्षण का एक मॉडल हम लोग दिखा सकें। अब ये ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों की भी पसंद बनता जा रहा है। ट्यूलिप के फूलों के खिलने के बाद मानो हिमालय की खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। ट्यूलिप गार्डन सोशल मीडिया में छाए रहने के कारण कई पर्यटकों एवं प्रकृति प्रेमियों ने इस कार्य की काफ़ी सराहना की। कोविड-19 के तहत चले लॉकडाउन के कारण पर्यटक इस विहंगम नज़ारे का लुत्फ उठाने से वंचित रहे। करीब 1 साल पहले वन विभाग ने मुंशियारी इको पार्क में ट्यूलिप गार्डन बनाने का काम शुरू किया था, मगर बंजर जमीन पर फूलों को उगाना आसान काम नहीं था। इस गार्डन को बनाने के लिए वन विभाग और स्थानीय लोगों ने काफी मेहनत की है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट।